बम बम बश, बम बम बश। सोचिए, घुप अंधेरा है, कंपा देने वाली ठंड और कोहरे से भरे एक सुनसान जंगल में कोई अकेला छिपा बैठा है। सांसें बिल्कुल अटकी हुई हैं और अचानक ठीक पीछे से ये भयानक मंत्र सुनाई देता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना। ये कोई आम मंत्र नहीं है, दरअसल ये सीधे मौत की दस्तक है। आज के हमारे इस खास एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। आज हम बेरमपुर गांव के उस खौफनाक रहस्य और निश्चर मोलों के उस किंवदंती को डिकोड करेंगे जिसने सदियों से लोगों के दिलों में दहशत भर रखी है। हम एक ऐसे 400 साल पुराने श्राप और आज के आधुनिक विज्ञान के टकराव का विश्लेषण करने वाले हैं जो वाकई हैरान कर देने वाला है। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये अंधविश्वास, इंसानी लालच और कुछ ऐसे रहस्यों का जाल है जिन्हें शायद कभी छेड़ा ही नहीं जाना चाहिए था। तो चलिए इस पहेली के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ तक जाने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। बात है 400 साल पहले की एक खौफनाक शनिवार की रात की। एक पिता अपने बेटे मदन के सामने लगभग गिड़गिड़ा रहा था, मिन्नतें कर रहा था कि वो उस घने कोहरे वाले जंगल में न जाए। अब ये कोई आम डर नहीं था, वो किसी जंगली जानवर या लुटेरों से नहीं डर रहा था। वो डर था एक ऐसी खौफनाक बला का जो सिर्फ शनिवार की रात को ही अपने शिकार पर निकलती थी। तो चलिए इस बात को गहराई से समझते हैं कि आखिर ये निश्चिर मोलो थे कौन। प्राचीन मान्यताओं की माने तो ये 4 बेहद भयानक और रहस्यमयी आकृतियां थीं जो हमेशा अपने कंधों पर एक भारी ताबूत लेके चलती थीं। इनकी सबसे डरावनी पहचान खून जैसी लाल चमकती हुई आंखें। ये हर शनिवार की रात को उस घने अंधेरे में शिकार के लिए निकलते थे और लगातार एक ही अजीब सा मंत्र बुदबुदाते थे। और कहा जाता था कि जो भी बदनसीब इनके रास्ते में आ गया, समझ लीजिए उसका खेल वहीं खत्म। इसी वजह से मदन के पिता ने उसे बचने के 3 बहुत ही सख्त नियम बताए थे। पहला नियम, जैसे ही उनके भारी कदमों की आहट या वो बम बम बश का मंत्र सुनाई दे, बिना 1 सेकंड बर्बाद किए कहीं छिप जाओ। दूसरा और सबसे जरूरी नियम, गलती से भी उनकी तरफ नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं। और तीसरा, जब तक वो मंत्र पूरी तरह से शांत ना हो जाए, अपनी जगह से हिलना भी मत। मतलब इन नियमों को तोड़ने का सीधा सा अर्थ था अपनी दर्दनाक मौत को खुद बुलावा देना। पर होता क्या है ना, इंसानी जिज्ञासा अक्सर भारी पड़ जाती है। मदन के साथ भी यही हुआ। डर के मारे या शायद उत्सुकतावश उसने वो नियम तोड़ दिए। उसने झाड़ियों के पीछे से उन ताबूत उठाने वालों को देख लिया, और जब वो रात भर घर नहीं लौटा तो अगली सुबह गांव वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। हैरानी की बात है ना कि उन्हें क्या मिला? एक पुराने बरगद की पेड़ के नीचे मदन की लाश। उसका शरीर खौफ से पत्थर की तरह जम चुका था और आंखें फटी की फटी रह गई थीं, जैसे मरने से ठीक पहले उसने कोई ऐसा खौफनाक मंजर देख लिया हो जिसे इंसान का दिमाग बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वर्तमान समय, मृत्युंजय अमृत की खोज। चलिए अब वर्तमान समय की तरफ चलते हैं। तो 400 साल पुराने इस खौफनाक इतिहास से निकलकर सीधे आज के दिल्ली शहर में आते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है 2 युवा और बेहद महत्वाकांक्षी शोधकर्ताओं से, मेघना और इशिता। इस पूरी पहेली का एक बहुत ही दिलचस्प सिरा मेघना के एक अजीब सपने से जुड़ता है। सपने में वो बार बार खुद को एक अनजान अंधेरे जंगल में पाती है जहाँ एक विशालकाय डरावना पक्षी उस पर हमला करता है, और भागते हुए वो एक ऐसे पेड़ से टकराती है जिससे हरे रंग का कोई अजीब सा तरल पदार्थ लगातार टपक रहा है। शुरू में तो ये बस एक बुरा सपना लगता है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। अब इस बात पर गौर कीजिए, मेघना का ये अजीब सपना सीधे इशिता की एक रिसर्च बुक से जुड़ जाता है। इशिता लैब में एक पुरानी किताब पढ़ रही थी जिसमें मृत्युंजय अमृत का जिक्र था। ये एक ऐसा पौराणिक तरल है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जीवन बदल सकता है, और ये सिर्फ पूर्णिमा की रात को एक खास पेड़ से टपकता है। और हैरानी की बात देखिए, उस किताब में बने पेड़ का चित्र बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेघना अपने सपने में देख रही थी। बस इसी एक रहस्यमय सुराग ने उन दोनों को अपने प्रोफेसर जयदेव के लिए एक खास एंटीडोट बनाने की जिद में सब कुछ छोड़कर बेरमपुर जाने पर मजबूर कर दिया। बेरमपुर पहुंचते ही हमें 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ वो गांव वाले हैं जो सदियों पुराने श्राप, अजीब तूफानों और अपशकुनों के खौफ में जी रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं हमारी ये दिल्ली की रिसर्चर्स जिन्हें बस किसी भी तरह प्रोफेसर जयदेव के लिए वो एंटीडोट खोजना है। उन्हें इन किंवदंतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान थीं कि पुरानी लोक कथाएं हमेशा सिर्फ कहानियां नहीं होती। कभी-कभी वो आपको सीधे मौत के मुंह में भी ले जा सकती हैं।
और इसका सबूत उन्हें वहां कदम रखते ही मिलने लगा। जैसे ही उन्होंने बेरमपुर की सीमा में प्रवेश किया, मानो खतरे की अदृश्य घंटियां बज उठीं। अचानक से मौसम बिगड़ा, तेज ठंडी हवाएं और धूल भरी आंधी चलने लगी। जब गांव के मुखिया ने उन्हें पनाह दी, तो बिना किसी तेज हवा के उनके घर के मंदिर का दीपक अचानक बुझ गया। सोचिए, गांव के मुख्य मंदिर में पूजा के दौरान भी ऐसा ही हुआ, और पुजारी ने आसमान में काली परछाइयों को मंडराते हुए देखा। ये सारी घटनाएं कोई इत्तेफाक नहीं थीं। ये साफ तौर पर किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रही थीं। 400 साल पुराना राजमहल, यही इस पूरे रहस्य का असली केंद्र है। इस कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है आधी रात को। मेघना और इशिता अपनी रिसर्च का बहाना देकर मुखिया के बेटे अनुज को रात के समय उस 400 साल पुराने राजमहल में ले जाने के लिए मना लेती हैं। चलिए इस टाइमलाइन को देखते हैं। रात ठीक 12 बजे वो तीनों चुपचाप घर से निकलते हैं। 12:15 पर बड़ी मुश्किल से एग्जाम खिड़की के रास्ते वो महल के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन तभी 12:30 बजते ही बाहर गांव की सरहद पर कुछ ऐसा होता है जो 400 सालों से सोए हुए खौफ को वापस जगा देता है। जी हाँ, वो खौफनाक बम बम बशी का मंत्र एक बार फिर गूंज उठता है। निशिर मोलो लौट आए थे। और जब बाहर ये सब हो रहा था, तो महल के अंदर मेघना के साथ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। उसे वहां जाते ही एक अजीब सा डेजावू या पूर्वाभास महसूस होने लगा। उसे लगने लगा जैसे वो इस 400 साल पुरानी जगह को पहले से जानती है। वहां के रास्ते, वहां की हर एक चीज उसे जानी पहचानी लग रही थी। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि ये इशारा कर रहा था कि मेघना का इस श्राप और इस प्राचीन रहस्य से कोई बहुत ही गहरा और शायद बेहद खतरनाक कनेक्शन है। अब वापस चलते हैं जंगल के किनारे, जहां हालात बेकाबू हो चुके थे। संपत और कप्ता नाम के दो जुआरी जो आधी रात को वहां छिपे बैठे थे, उनका सामना सीधे उन खौफनाक निशिर मोलों से हो जाता है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। तेज आंधी, उड़ती धूल और उन चारों की खून से लाल आंखें सीधे इन दोनों को घूर रही हैं। सदियों बाद निशिर मोलों को अपना शिकार मिल गया था। और फिर होता है इस खौफनाक रात का वो क्लाइमैक्स जिसने पूरे गांव की रूह कंपा दी। उन 4 आकृतियों के कंधों पर रखा वो रहस्यमयी ताबूत अचानक एक खौफनाक आवाज के साथ खुलता है, और उसके खुलते ही संपत और कप्ता के मुंह से एक ऐसी चीख निकलती है जो पूरे बेरमपुर गांव का सन्नाटा चीर देती है। गांव का हर एक इंसान अपने घर में सहम कर बैठ गया। वो चीख इस बात का ऐलान थी कि 400 साल पुराना श्राप अब पूरी तरह से जाग चुका है। बिल्कुल उसी वक्त राजमहल के उस घने अंधेरे में भी एक दिल दहला देने वाली घटना घटती है। मेघना, इशिता और अनुज महल के शांत गलियारों में संभल कर चल रहे थे। तभी अचानक बहुत ही भारी आवाज के साथ महल का एक पुराना दरवाजा खुल जाता है, और यकीन मानिए वो कोई हवा का झोंका नहीं था, अंदर कोई मौजूद था। उस भयानक घुप अंधेरे में दरवाजे से कौन निकला, इसे देखकर उन तीनों के तो मानो होश ही उड़ गए। और यहीं पर आकर ये विश्लेषण हमारे सामने सबसे बड़े और रहस्यमयी सवाल खड़े कर देता है। आखिर मेघना का इस 400 साल पुराने राजमहल और उस मृत्युंजय अमृत से असली कनेक्शन क्या है? क्या वो किसी पिछले जन्म के श्राप का हिस्सा है जो उसे खींचकर वापस यहाँ ले आया है? और सबसे बड़ा सवाल, उस रात राजमहल के अंधेरे में वो भारी दरवाज़ा किसने खोला था? निशिर मोलो और बेरमपुर का ये रहस्य अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। तो इन सवालों पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि हर पुरानी किंवदंती के पीछे एक ऐसा सच छिपा होता है जो बाहर आने के लिए बस सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।